हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे बायो जियो केमिकल साइकिल्स की, कि जिनको न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी बोला जाता है। न्यूट्रिएंट साइकिल्स हमने ये पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। छोटा सा अगर एक रिकॉल करवाऊँ मैं आपको, दो तरह की न्यूट्रिएंट साइकिल होती हैं। एक गैशियस साइकिल, दूसरी सेडिमेंट्री साइकिल। गैशियस साइकिल जो होती हैं वो बड़ी प्रकार की हो सकती है, लाइक वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, मीथेन साइकिल। हम लोग गैशियस साइकिल के कंटेक्स्ट में इस लेक्चर में सबसे पहली साइकिल को जानते हैं, जो कि है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल सबसे पहले तो हमें यही याद रखना है, एक प्रकार की बेसिक साइकिल, एक प्रकार की गैशियस साइकिल है। और गैशियस साइकिल के कंटेक्स्ट में कार्बन साइकिल के अलावा हमें देखने को मिलती है वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल तो है ही हमारा टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल और मीथेन या फिर कंपाउंड साइकिल। ठीक है, अब इसको आराम से जानते हैं। कार्बन एक ना एटमॉस्फेयर में अगर आप सारे इंग्रेडिएंट्स की बात कर लो तो उसमें एक बहुत माइनर सा एक कंपोनेंट देखने को मिलता है आपको पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में, कार्बन। अब माइनर किसके कंपैरिजन में, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर है, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं शैली, कि ज़्यादातर तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। ऑलमोस्ट 99% तो यही चीज़ ऑक्यूपाई कर लेती है, और ऑक्सीजन भी कम है, सबसे ज़्यादा तो यही है, नाइट्रोजन, है ना। तो लेकिन फिर भी कार्बन जो हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है गैशियस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि इसके बिना जो ज़िंदगी है ना वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? पौधे जब अपना खाना बनाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस एक उनका, एक प्रकार से उनका पूरा का पूरा कुकिंग प्रोसेस होता है, कि सिलेंडर के लगाने से लेकर कढ़ाई में मिर्च मसाले और मैगी मसाला मिलाने तक की एक पूरी प्रक्रिया होती है ना, फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का बाय प्लांट्स एंड फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन अगेन वेरी स्मॉल प्लांट स्पीशीज जनरली फाउंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, है ना। हमने पढ़ा था ना, दो तरह के होते हैं, एनिमल वालों को कहते हैं जू प्लैंक्टन, और प्लांट वाली स्पीशीज को शाइनी कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। बहुत छोटे मरीन ऑर्गेनिज्म, मतलब कभी कभार तो इतने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप इनको, लेकिन जनरली आते हैं फ्लोरा की डेफिनेशन में, यानी कि प्लांट्स, पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, तो लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ये वाइटल है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत वाइटल है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन में, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन्स क्रिएट करते हैं। और आप कहोगे फिर इससे हमारा क्या लेना देना, जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, बताओ ज़रा, है ना। CO2 तो हमारे लिए जहर है, लेकिन इनके लिए वरदान है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए तो वरदान होता है, खाना उनका उसी से बनता है और वो वही इनटेक करते हैं, वो खाने, वो एक्चुअली खाना ही है इनके लिए ये, है ना। और वो रिलीज़ क्या करते हैं, ऑक्सीजन। यानी कि गिव एंड टेक वाला रिलेशन चलता है ना पेड़ पौधों और इंसान के बीच में। तो ये, और ये जो कार्बन होता है ना, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ ना जुड़ा होता है, उससे एंकर हुआ होता है। एंकर समझे ना, एंकर वर्ड जैसे चाइनीज शिप्स के लिए, जहाज़ों के लिए यूज़ होता है, कि समुद्र के तट से, उनके किनारों से वो बंधे हुए कील से, है ना। तो ये सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एक प्रकार से बेसिक एलिमेंट होता है जो कि उनसे जुड़ा होता है। फिर चाहे आप कोयले की बात कर लो, चाहे तेल की बात कर लो, या DNA की बात कर लो। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना है। इसको जब आप खुद से पढ़ने बैठोगे ना तो बुक बगल में रख के, इसका मतलब ये है कि सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ जुड़ा हुआ एलिमेंट कार्बन होता है, कोल एंड ऑयल से लेकर हमारे DNA तक। ये मतलब है इसका। मतलब कोई पर्सन आप में से फिर वरना कंफ्यूज हो जाए कि सर ये लिंक क्या हुआ, कोल और ऑयल और DNA, ये क्या बात हुई। मतलब वो बोल रहा है कि कोयले और तेल से लेकर DNA तक हमें कार्बन इन फॉर्म में देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि ये कह रहा है कि कोल, तेल और DNA ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, और हर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ जुड़ा होता है कार्बन किसी ना किसी फॉर्मेट में। और DNA हम सब जानते हैं वो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। ये ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है ना। शैली की शक्ल शैली की मम्मी पापा से मिलती है, वो इस वजह से क्योंकि DNA, हरकतें भी कुछ कुछ वैसी होंगी, किसी के ऊपर गई होंगी, लोग कहते होंगे कि बिल्कुल तू सेम अपने नाना की तरह है, दादा की तरह है, ऐसे है वैसे है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से।
ठीक है। ये तो बहुत एक नेचुरल सी चीज़ है, ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्रिएट होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, ये हमें पता है। जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, हम साइंस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। CO2 इन एटमॉस्फेयर। अब देखते हैं CO2 जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है, अगर ध्यान से देखना ये कैसे रोटेशन होती है, इसकी साइकिल को देखो, ठीक है। हम पहले नीचे आते हैं, पहले धरती की तरफ आते हैं, दोबारा आसमान में इसको उठाकर लेकर जाएंगे इस कार्बन को। कार्बन ना गैशियस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कार्बन का गैशियस फॉर्म एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में देखने को मिलता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देखने बैठे हैं। अब कार्बन नेचुरल फॉर्म में कार्बन ऐसे ही फ्लोट नहीं कर रहा होता एटमॉस्फेयर में, अनटिल एंड अनलेस कोई कुछ जला ना रहा हो, लकड़ी कोयला वगैरह, या धुआं ना कर रहा हो, या हवा ना कर रहा हो। नॉर्मली एटमॉस्फेयर में हमें वेरियस गैसेस के एक फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हमें कार्बन देखने को मिलता है वातावरण में, हवा में। ओके, वो नीचे प्लांट्स के द्वारा यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन में और फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्शन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद आपको ये चीज पता होगी, जब एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट या फिर कोई भी एक लकड़ी, पेड़ पौधे जब ये जलते हैं, या फिर एक पूरा का पूरा जंगल जब जमीन के अंदर सबमर्ज हो जाता है, तो ड्यू टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर कंडीशंस वो फॉरेस्ट कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। क्या ये वाली बात आपको पता है? पूरा का पूरा जब एक जो फॉरेस्ट होता है, किसी भी चीज़ की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से या कहीं पर भी, उस जगह पर एक ऐसी एक्टिविटी हो गई कि एक पर्टिकुलर ज़मीन का हिस्सा धंस गया ज़मीन के अंदर, और बड़े सालों के लिए दफन रहा, फिर वो कुछ सालों के बाद वो कोयला बन जाएगा। और कोयले की फिर अलग अलग प्रकार होती है ना, सॉफ्ट कोल होता है, ब्राउन कोल होता है, पीट, लिग्नाइट वगैरह अलग नाम होते हैं इसके, जिसको हम बचपन में पढ़ते थे। हम पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी। और अगर हम किसी लकड़ी को जला भी देते हैं तब भी वो कोयला बन जाता है। कहते हैं ना, लकड़ी जलाने के बाद क्या फेंकनी, कोयला कोयले की तरह यूज़ हो जाएगा। और कोयला मोस्ट फॉर्म में ये कैसे यूज़ होता है, जनरल एग्जांपल देना पसंद करता हूँ मैं हमेशा अपनी क्लासेस में। जो हम जब कपड़े घर पे प्रेस ना करके बाहर से प्रेस करते हैं, तो प्रेस वाली जो आंटी अंकल होते हैं वो डालते हैं ना कोयले से। आज भी कोयले से प्रेस बेस्ट मानी जाती है, सबसे अच्छी, जो कहते हैं ना हिंदी में इस्त्री करना कपड़ों पे। इस्त्री समझो ना, प्रेस को कहते हैं। जैद इस्त्री कोई लड़की नहीं है, कपड़ों पे लड़की करना, ठीक है, प्रेस करना, ठीक है। तो वो बनता है कोयला। और CO2 CO2 पानी में जो हमें देखने को मिलता है वो कार्बोनेट की फॉर्म में देखने को मिलता है, और उससे हमें लाइमस्टोन भी देखने को मिल सकते हैं। डोंट वरी, हम सब जानेंगे, बस एक साइकिल को बस आप जान लो। मुझे बस आपको ये दिखाना है कि ज़मीन पे आकर, लिथोस्फीयर में आकर, दोबारा ये जाकर एटमॉस्फेयर में कैसे जाएगा। एटमॉस्फेयर से इसकी यात्रा शुरू करी है ना हमने, दोबारा हम इसको आकाश में पहुंचाएंगे अभी। उसके बाद ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एनिमल्स में भी देखने को मिलता है, या लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक मैटर में देखने को मिलता है। हमें पेट्रोलियम की फॉर्म में धरती पर देखने को मिलता है, और ये जो पेट्रोलियम है ये इन्हीं से डिराइव है, फॉसल फ्यूल से बनता है ना पेट्रोलियम। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाए, है ना, तो वो बन जाएगा ना एक तरीके से फॉसल फ्यूल। फॉसल को फ्यूल क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ से पेट्रोलियम, और पेट्रोल से आप जानते हो कि डीजल और नेचुरल गैस अलग करी जा सकती है, और पेट्रोलियम जेली भी बनाई जा सकती है ना। फिर आप चाहे लिप बाम लगाकर दूसरों को सुख दो, या लिप बाम लगाने वाली मुझे सुख दे, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स लाइक शेल्स, इस फॉर्म में, ठीक है। अब जनरली जब समुद्र के अंदर भी बड़े सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स दफन होते हैं, तो ये पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन एक्टिविटी जो होती है वो समुद्र पे भी चलती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शोर प्लांट्स लगा लगा कर। और ठंडी जगह पर, समुद्र के तट के पास या समुद्र की गहराइयों में जाकर, अमेरिका जैसी कंट्री ने एक चीज़ और ढूंढ ली है
मैं इस टॉपिक से अलग हटके एक बात कर रहा हूँ बस आपसे। अमेरिका ने एक चीज़ और ढूंढ ली है जिसको आप अक्सर करंट अफेयर में सुनते होगे, नाम सुना होगा आपने, शेल गैस। शेल गैस जानेंगे हम इसके बारे में, डोंट वरी, ये एक अलग टॉपिक है, मतलब ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, कार्बन और कार्बन साइकिल के बारे में एक बात बता रहा हूँ बस मैं। आगे जानते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना। और हाँ, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनसे दोबारा उठकर, चाहे वो प्लांट्स की फॉर्म में हो चाहे एनिमल्स की फॉर्म में हो, जब हम इनको फॉर एग्जांपल जलाते हैं, या तो वो पेट्रोलियम या नीचे जाकर दफन होकर नीचे मिल जाएंगे, या फिर जब हमने पेट्रोल को और इनको जलाया, यूज़ करा, ये दोबारा उड़कर एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा? बताओ ज़रा। ये कोयला है, यहाँ पर दे नहीं रखा है जैसे पूरा प्रॉपर, लेकिन अगर हम इसको ऐसे करके देख लें, ये कोयला है, कोयले को अगर हमने जलाया, ये दोबारा उड़ के नहीं जाएगा ये कार्बन? बताना ज़रा। हम आजकल क्यों कह रहे हैं बताओ ज़रा जैद, कि पराली जल रही है, सब कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है, जैसे आप तो उधर रहते हो बंगाल में, लेकिन ये चीज़ शैली आपने फेस करी होगी या कहीं पर भी देखा होगा, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी आंखों में ऐसे जलन सी होती है, फिर लोगों को खांसी होती है या चेस्ट पेन होता है, या फिर मौसम की वजह से उनको थोड़ा सा जो एलर्जिक होते हैं या फिर जो एस्थेमेटिक होते हैं, जो ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, उनको दिक्कत कैसे होती है कि मौसम में उनको कैसे फील हो जाता है कि वातावरण में जो वायु है वो प्रदूषित है, दिस इज़ अ पॉल्यूटेड एयर इन आवर एनवायरनमेंट। ये सिर्फ इसी वजह से हो कि कुछ ना कुछ जल रहा है, और जो प्रदूषित हवा है वो जनरली जो शाइनिंग यही तो है ना, कि किसी ना कोई चीज़ जलाई, और जलाने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी हवा के अंदर कम हो गई है और कार्बन ज़्यादा मिल गया है, और ये कार्बन एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। तो बताओ, ज़मीन पे कोई एक्टिविटी हुई लिथोस्फीयर पर, वो कार्बन हवा में जो फैल रहा है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि धरती पर आया हुआ कार्बन दोबारा आकाश में उड़ गया और घूम रहा है। बिल्कुल बेसिक तरीके से इतनी बात समझ में आ गई। नहीं होता, हाँ बिल्कुल। और फिर उसकी वजह से हमें भी फ़ायदा नहीं होता है। और ये डिसबैलेंस पता है क्यों क्रिएट होता है? वैसे तो प्लांट्स इसको निचोड़ ले, उनके लिए तो वरदान ही है वैसे तो CO2। पता है क्यों? मिसमैच, जो मैंने एक बात बताई थी आपको कुछ टाइम पहले, कि मिसमैच इन द सेंस के इंसान ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो अब पेड़ जितने काटते हैं उतने लगाते नहीं हैं। तो होगा क्या? CO2 बढ़ता रहता है और O2 उतना है नहीं। तो इसलिए हर एक शरीर के अंदर CO2 की खपत आजकल ज़्यादा होती है, और लोग फिर उसके अलावा ना इसके पीछे कुछ उनकी हैबिट्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि एक्सरसाइज वगैरह ना करना। और CO2 हमारे लिए जानलेवा होता है। या इसलिए तो कहते हैं हम लोग जो साइंस में पढ़ते थे 5th क्लास में, बर्निंग अंगीठी को कभी भी रूम में रख के नहीं सोना चाहिए, वो सारा ऑक्सीजन खींच लेता है। और इसलिए कहते हैं कि आप जो रॉड वाले हीटर वगैरह, जो इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं, उनको भी सर्दियों में कमरों में रख के मत सो। 4 कंबल डाल लो, वो चीज़ ठीक है, लेकिन कोई एक वेंटिलेशन का प्रॉपर सर्दियों में भी रूम में एक साधन होना चाहिए, वरना CO2 बढ़ जाएगी और घुटकर पर्सन मर सकता है। और कभी कभार तो सोते सोते टपक लेता है, उठने के बाद उसको रियलाइज होता है अच्छा मैं मर गया। आपने जो बात करी शैली कि कोयले से ही डायमंड बनता है, बिल्कुल, और किस फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो एक अपने प्रॉपर ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना इकोनॉमिक्स में, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो है, अब वो फाइनल गुड बन चुका है। तो अब वो उसको या तो पिघलाकर किसी प्रोसेस से अगर करोगे भी ना, तो अब उसका कोई कार्बन जो है वो इतना उसके अंदर केमिकली जो उनकी बॉन्डेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, जो बॉन्ड्स हैं कार्बन के वो बहुत आपस में स्ट्रिक है, तभी तो इतना हार्ड होता है वो, तभी तो इतना हार्ड होता है। और डायमंड माइनिंग के लिए जो ड्रिलिंग मशीन के आगे जो टिप यूज़ करी जाती है वो भी डायमंड की होती है। इवन जो आंखों के लिए एक इक्विपमेंट होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो भी जो यूज़ करा जाता है उसके आगे जो टिप होती है, 9th क्लास की केमिस्ट्री में, 10th क्लास की केमिस्ट्री में चीज़ दे रखी है कि वो भी डायमंड की होती है। डायमंड के अंदर ये आपने पढ़ा होगा ना, ये जो बॉन्ड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब आपस में ऐसे करके काइंड ऑफ ये जुड़े होते हैं ऐसे, कि बहुत स्ट्रांग होते हैं अंटिल ने। हाँ, क्यों जैसे होते नहीं है, हम लोग कहते हैं अमेरिकन डायमंड, सारे डायमंड कोयले से थोड़ी ना बनाए जाते हैं। अमेरिकन डायमंड देखो जैसे, हाँ कार्बन, कार्बन या इतने ज़्यादा कार्बन कंपाउंड्स क्या कह रहे हो, क्या हो जाएगा?
बिल्कुल पॉसिबल है। मैं अभी, हाँ, लेकिन ये चीज़ आर्टिफिशियली ऐसे भी पॉसिबल है। जैद, शाइनी वगैरह यूट्यूब पे वीडियोस आपने देखी होगी, हाउ टू मेक डायमंड एट होम और ऐसा करके। नहीं देखी? मैं भेजूंगा। घर पे जाकर 12 घंटे के अंदर डायमंड बन जाता है, बहुत अच्छा, जैसा आपको चाहिए। वो भी चीज़ पॉसिबल है कि घर पे जाके इसको कैसे करा जा सकता है। सबको यहाँ तक पूरी बात क्लियर है? आगे बढ़ूँ मैं? आराम आराम से करेंगे PMFI, उसको कोई टेंशन नहीं है। ये बुक क्योंकि ऐसी है कि पहली बार हम लोग, कोई भी कर रहा है पहली बार फॉर एग्जांपल, और मैं सबके परस्पेक्टिव से ऐसे करवा रहा हूँ कि जिसको ज़ीरो नॉलेज भी है ज्योग्राफी की, एनवायरनमेंट की, साइंस की, वो भी समझ सके आराम से। ठीक है। स्टेप्स इन कार्बन साइकिल। कार्बन जो है ना वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है मेनली CO2 की फॉर्म में। ये हमने देख लिया, हमारी रिवीजन हो गई इस पॉइंट से। ओके। जो कार्बन साइकिल है ना, उसमें हमें एक कॉन्टिन्यूस तरीके से आदान प्रदान, एक्सचेंज देखने को मिलता है कार्बन का हवा में और ऑर्गेनिजम्स के बीच में। जैसा कि हमने ये देखा, ऑर्गेनिज्म कौन कौन दिख रहा है मुझे यहाँ पर? एक एनिमल दिख रहे हैं, एक प्लांट दिख रहे हैं। CO2 यहाँ से इस फॉर्म में आ रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ धरती पर बन रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ धरती पर बन रहा है। जब ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये दोबारा उठकर यहाँ पर चला जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। क्लियर है? आप चाहो तो इस डायग्राम को अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है कि आप ये सोचो कि यही रट्टा मारना है, कोई भी नहीं। मैं अगर होता टाइम बचाने को, मैं कुछ नहीं करता। मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन ही तो करनी है एग्जामिनर को। मैंने लिखा यहाँ पर कार्बन CO2 की फॉर्म में देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद मैंने ये लिखा, ये प्लांट्स के द्वारा यूज़ करा जाता है। प्लांट्स जब धरती के अंदर दफन हो जाते हैं तो वो कोल बन जाते हैं। इस कोयलों को अगर मैं जलाऊंगा तो ये दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच जाएगा। बना दी मैंने कार्बन साइकिल की? नहीं बना दी? बताओ एक एग्जांपल को बनाकर बताओ। हो गया? बस अपने हिसाब से मोल्ड कर लो। ये तब आता है जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या लिख लिख के जो पढ़ते हैं ना, तो अपने आप होने लग जाएगी वाली काम, अपने आप होने लग जाएगा। मैं कोई ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई ज़्यादा होशियार नहीं हूँ, बस ये है कि आई एम अ स्लो लर्नर, लेकिन बेस्ट लर्नर इसलिए हूँ जो मुझे लगता है प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता हूँ। लिख लिख के प्रैक्टिस करना, डायग्राम प्रैक्टिस करना, इस चीज़ को और शॉर्ट में कैसे लिखा जा सकता है, शॉर्ट में कैसे समझा जा सकता है, टाइम कैसे बचाया जा सकता है, इसके ऊपर बार बार दिमाग चलता रहता है। तो एक नई नई इनोवेशंस आती रहती हैं। ये चीज़ आपके लिए भी पॉसिबल हो जाएगी, बस प्रैक्टिस करो, कोई बात नहीं, प्रो लेवल के बन जाओगे। कार्बन साइकिल में कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है कार्बन का एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जो कि बार बार रिफ्रेश होता रहता है। कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से वो ग्रीन प्लांट्स की तरफ मूव करता है और छोटे छोटे जो छोटे छोटे जो फ्लोरा होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, ये इन कार्बन एटमॉस्फेयर से ग्रीन प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन के पास आता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद देन टू द एनिमल्स, इट गोज टू द एनिमल्स। ठीक है? क्योंकि एनिमल्स क्या, ह्यूमन बींग्स में भी क्या हमारी बॉडी में CO2 नहीं होता? क्या हम ऑक्सीजन जब इनटेक करते हैं तो क्या हमारी नाक फिल्टर कर देती है? हम नाइट्रोजन और CO2 को इनहेल नहीं करते? बताओ, बोलो, करते हैं ना? इवन जब अगर हम ऐसे ग्रीन प्लांट्स को अगर डायरेक्टली अगर कंज्यूम करें और वो अगर कार्बन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या उसको खाने के बाद कुछ कार्बन एलिमेंट नहीं जा सकता हमारे अंदर? बताओ। जो दिल्ली में रह रहे हैं जिनके लिए यहाँ की हवा भी, या दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, यहाँ की हवा भी जिनके लिए ऐसी है कि 22 सिगरेट पीना, तो क्या हम इस हवा में ऑक्सीजन आजकल ज़्यादा ले रहे हैं या कार्बन ज़्यादा ले रहे हैं? बताओ। एक कहने का तरीका मतलब मैं बता रहा हूँ, लेकिन घूम रही है ना कार्बन पराली वराली जलने के बाद और इतने कुछ इंडस्ट्रीज़ के पॉल्यूशन के बाद। बताओ। ट्रैक्टर के उस फनल के आगे जहाँ से काला धुआं निकलता है, तो शैली वहाँ अगर कोई अपना मुंह लगा ले, ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन मिलेगी कि कार्बन मिलेगा? बताओ। ऑब्वियस सी बात है। दबंग मूवी में देखा ना, कि देखा दबंग 1 में वो सोनू सूद का मुंह लगा देता है उसमें, उसके नाक से कार्बन निकलने लग जाता है। ये चीज़ है। तो बाय द प्रोसेस, हाँ हाँ, क्या क्या, बोलो बोलो।
पोल्यूशन में कार्बन के साथ साथ ना बहुत सारी गैसेज होती हैं, जैसे एक कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, जियोन हो गया, आर्गन हो गया, लेड हो गया। ये सारी सारी चीज़ें कुछ कुछ घूमती रहती हैं। और पता है इसी के लिए आपने देखा होगा, जैसे न्यूज़ आपने सुनी होगी कि दिल्ली में, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो यहाँ पर केजरीवाल सरकार क्या करवाती है, पानी का छिड़काव करवाती है ताकि वो कार्बन ना सेटल हो जाए नीचे ज़मीन पर। क्योंकि यहाँ पर फिर होता क्या है कि इस कार्बन की वजह से सर्दियों में एक तो वैसे भी कोहरे की वजह से ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है लंग्स की, और ऊपर से कार्बन घूम रहा है। तो बुजुर्गों को ना सांस लेने में, या जिनको लंग्स की दिक्कत होती है, जिनको ब्रोंकाइटिस एस्थमेटिक होते हैं ना, तो इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फिर। और ऐसे लोग ना ज़्यादातर सर्दियों में टपक पड़ते हैं। ये चीज़ होती है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सांस लेने की प्रक्रिया, और जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर डेड हो जाता है तो उसका डीकम्पोजिशन होना। डीकम्पोजिशन आप जानते हो, आप सब लोग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द एलिमेंट्स इनटू मोर सिंपलर पार्ट्स, जिसको ज़मीन में जाकर मिट्टी में अगर किसी को दफन कर दिया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसको खा लेंगे और उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ऐसे करते करते, ठीक है। ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में दोबारा रिटर्न कर जाती हैं, एंड इट इज़ यूजली अ शॉर्ट टर्म साइकिल। इस वाली साइकिल को हम लोग शॉर्ट टर्म साइकिल कहते हैं। अभी मैं लॉन्ग टर्म साइकिल भी पढ़ाऊंगा आपको। यानी कि विद इन द कार्बन साइकिल आपसे कोई पूछे कि कार्बन साइकिल की शॉर्ट टर्म साइकिल कौन सी है, तो आप बोलो जब रेस्पिरेशन होता है ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और उस प्रोसेस में, और डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में जब कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, तो ये एक शॉर्ट टर्म साइकिल मानी जाती है। जो डीकम्पोजिशन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का, अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं एम्फोसाइज करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स प्रोटीन्स और जो लिपिड्स होते हैं, ये बने होते हैं कार्बन से, ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से। जब डीकम्पोजिशन होता है ना ऑर्गेनिक मैटर का, तो जब ये बने ही इससे हैं, तो ये दो चीज़ें ज़रूर प्रोड्यूस होती हैं हवा में जाकर। एक नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है, एक CO2 मिक्स हो जाता है निकल कर। अब इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ, ऐसा बोल दें किसी डेड बॉडी को जला दिया गया है, अगर फॉर एग्जांपल एनिमल की, या किसी भी चीज़ के जंगल में कहीं पर आग लग गई और उसमें जो है पेड़ पौधे भी वो जल रहे हैं और बड़े सारे एनिमल्स को भी हार्म हो जाता है। मैंने ऑस्ट्रेलियन फायर्स में एक कैंगरू की फ़ोटो दिखाई थी ना, आप लोगों को याद है चली, वो जाली से चिपक कर, कितना क्यूट सा था वो बेचारा, वो निकल नहीं पाया था वहाँ से, भुन गया था वो पूरा का पूरा। तो जब भी डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन होता है और सिंगल पार्ट्स में जब उनका ब्रेक डाउन हो रहा है, जब वो काइंड ऑफ एक पूरी बॉडी से एक बिल्कुल एक चूरन टाइप बन गए हैं और वो मिट्टी में मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से नाइट्रोजन और CO2 प्रोड्यूस होती है हवा में। अब जो कुछ कार्बन होता है ना, हम ऐसा नहीं कह सकते, ध्यान से सुना मेरी बात, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी के सभी कार्बन का जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हो, या कहीं पर भी, चाहे एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, कि सबका डीकम्पोजिशन हो जाएगा, सारे ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन हो जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर तो ये सब चीज़ें होती है ना। मैं ऑर्गेनिक मैटर उस चीज़ को बोल सकता हूँ कि जो अभी तक कोई ना कोई लिविंग थिंग थी, अब वो डेड बॉडी बन गई है, तो इसको मैं ऑर्गेनिक मैटर कहूँगा। बताओ, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना कभी जिंदगी रही हो उस चीज़ की, लाइफ फॉर्म रही हो, तो वो ऑर्गेनिक मैटर है। बताओ। तो कुछ जो कार्बन होता है ना, वो लॉन्ग टर्म साइकिल के अंदर भी एंटर कर जाता है। कैसे? वो ना अनडीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि मिट्टी की जो पेटी लेयर्स होती है ना, उनमें आपको देखने को मिलता है इन द मार्शी सॉइल, या फिर वो इनसॉल्यूबल कार्बोनेट्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है एक्वेटिक सिस्टम में, बॉटम सेडिमेंट्स में जाकर। यानी कि उनका ना ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, और होता भी है तो उसको इसलिए कहते हैं अनडीकम्पोज, यानी कि हो सकता है कि उसका आराम से डीकम्पोजिशन ना हो पाया हो, वो बहुत लंबा समय ले रहा हो। जैसे समुद्र के बिल्कुल एंड पे जाकर, डेप्थ में जाकर, जो डीप ओशंस में जो ओशन फ्लोर होता है, वहाँ पर कभी कभार कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स या कोई भी, जैसे मतलब मान लो कोई प्लांट्स वगैरह स्पीशीज हैं, वो मर गए, समुद्र के अंदर ही मर गए। अब वो कार्बन जो निकला हुआ है उनकी बॉडी से, वो हो सकता है वो बरीड रहे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब तक कोई टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट या कोई जियोलॉजिकल मूवमेंट जो है वो इन रॉक्स को लिफ्ट ना कर दे अबव सी लेवल, तब तक वो दफन ही रहे हो सकता है। और ये रॉक्स हो सकता है फिर उसके बाद जो हैं, जब वो
फॉर एग्जांपल ये जो दफन हो गया जो ऑर्गेनिज्म नीचे, उसके बाद ये रॉक्स अपलिफ्ट हो गई और ये गैप क्रिएट हो गया यहाँ से। अब जब वो एक्सपोज होगा ना ऐसे इरोजन की वजह से, तो फिर उसमें से फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट और बायकार्बोनेट्स निकलेंगे नदी और पानी में मिक्स हो जाएंगे। और जो फॉसल फ्यूल्स होते हैं लाइक कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इसलिए क्योंकि ये किसी डेड बॉडी जो बहुत साल पहले जो बरी हुई थी उससे बने हैं। और ये इसलिए बन पाए क्योंकि वो डेड बॉडीज वगैरह प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज हो सकें। और बीतते वक्त के साथ और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस और इंटेंस हीट एंड प्रेशर कंडीशंस विद इन द अर्थ, उनके नीचे क्योंकि ये दफन थी तो उसके बाद ये आराम से फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो सकी। जब इनको जलाया जाता है, मैंने बता दिया आपको कोयले वोले वाली बात और लकड़ियों वाली बात। जब इनको जलाया जाता है तो कार्बन जो इनके अंदर जो स्टोर होता है वो दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो हमारे बाइकों में, गाड़ियों में इस टाइम पर अभी जो घर के पास खड़ी हैं उनमें जो पेट्रोल डीजल वगैरह है, या फिर आ, कोई लकड़ियाँ भी सर्दियों के लिए हमारे घर पे अगर आएंगी, फॉर एग्जांपल आग तापने के लिए, आग जलाने के लिए, बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल बात करते हैं बिल्कुल हिंदुस्तानी तरीके से, कि जो आग तापने के लिए लकड़ियाँ आएंगी, मैं कह रहा हूँ लड़कियाँ आएंगी, लकड़ियाँ आएंगी, ठीक है। तो और ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब जो चीज़ें हैं, तो इनको क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इनके अंदर ऑलरेडी कार्बन अभी मौजूद है, सिर्फ जलाने की देरी है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करने की देरी है। कह सकता हूँ ना कि कार्बन है अभी ऑलरेडी इनके अंदर। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर भी कार्बन है, बस इसको जलाने की देरी है ना? बताओ, होता है कि नहीं होता है बताओ। और ये पता है होता है शाइनी, पता है इस चीज़ को प्रूव कैसे कर सकते हैं? हिस्ट्री में जब भी आर्कियोलॉजिस्ट को कोई डेट पता लगानी होती है कि ये बॉडी कितनी पुरानी है, मम्मी कितनी पुरानी है, तो आपने सुना होगा ना CH14, है ना, कार्बन डेटिंग मेथड, CH14 मेथड, कार्बन डेटिंग मेथड जो यूज़ करा जाता है कि पता लगाया जाता है। मतलब एक पैरामीटर्स होते हैं कि जब पर्सन इतने से इतने एज का होता है ना तो इतने कार्बन उसके शरीर में होते हैं, जब इतने से इतने एज का होता है तो इतने कार्बन उसके शरीर में होते हैं। तो ये देखा जाता है कि इसके शरीर में इतने कार्बन मिले कार्बन डेटिंग मेथड से, तो ये लगभग 55 से 70 साल का रहा होगा जब ये मरा होगा, ऐसा। या 15 से 18 साल का रहा होगा, ऐसे पता लगाया जाता है। तो जो इजिप्ट में जो जिसकी काफ़ी ऊपर कंट्रोवर्सी चलती है, टूटन खामून, हमने 11th क्लास में चैप्टर भी पढ़ा है उसका, जो CBSE लोग हैं, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। टूटन खामून इजिप्शियन सिविलाइजेशन का जो राजा था, वो कैसे मरा, उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज मतलब जो चली पहले, तो उसकी एज जो पता लगाई गई, जैसे उधर राजा को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरो, PHEROH, फेरो। तो ऐसे पता लगाया गया है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल सा प्रोसेस, सबसे पहले समुद्री जीवन के बारे में हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हवा में जो CO2 है वो फाइटोप्लैंटन के द्वारा यूज़ करा जाएगा खाना बनाने के लिए। उसके बाद ये एक्वेटिक सिस्टम में घूमेगा और जो मरीन ऑर्गेनिजम्स वगैरह के ऊपर जो फीड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ईगल या कोई भी जो जो बगुला टाइप एक जो बर्ड होती है, वो रेस्पिरेशन और डीकम्पोजिशन के थ्रू इनका ये रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में दोबारा। ज़मीन के ऊपर अगर हम लोग प्रॉपर बात करें तो हवा के अंदर जो CO2 है वो सबसे पहले प्लांट्स के द्वारा यूज़ करा जाता है, यहाँ पर देखो, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है, सनलाइट भी इसमें शामिल होती है। उसके बाद जब इसका यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका जो डिके होता है, तो डेड ऑर्गेनिजम्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं इनका डिकम्पोजिशन होने के बाद, या फिर फॉर एग्जांपल काऊ ने कोई काऊ डंक करा, या फिर ये काऊ ही मर गई फॉर एग्जांपल मान लो, और ये जो रेस्पिरेशन जो सांस ले रही है, तो सांस लेने की वजह से हवा में दोबारा जा रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है नीचे से अगर कोई चीज़ जल रही है या कोई भी चीज़ डिके हो रही है तो उसकी वजह से हवा में जाता है। जो डेड ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसकी वजह से जाता है हवा में। यहाँ पर देखो, प्लांट के जो रूट्स हैं
उनके रेस्पिरेशन के प्रोसेस से भी जाता है हवा में। और नीचे और देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी थी ना अभी ऊपर, कि कुछ कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाता, वो अनडिकम्पोज मैटर रहता है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कुछ, ये डिकम्पोजिशन का अच्छे से नहीं हो पाया। और कुछ जो डेड ऑर्गेनिजम्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पर एरो देखो कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है एरो, ये इधर, ये फॉसल फ्यूल और उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फॉसल फ्यूल फैक्ट्रीज इंडस्ट्री वगैरह जाते हैं जो एमिशंस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये हवा में रिलीज हो जाता है। जो ये अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स की फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हो सकता है कल को लाइमस्टोन बन जाए। और इनको ये काफ़ी टाइम तक जा नहीं पाते हैं, ये लॉन्ग टर्म साइकिल का पार्ट है। यानी कि ये इस डायग्राम के अंदर 100 बातों की एक बात अगर हम करें, ये लैंड वाला डायग्राम, इस तरफ वाला डायग्राम, जिन जिन चीज़ों का आराम से डिकम्पोजिशन हो सकता है वो शॉर्ट टर्म साइकिल का पार्ट है। जिनका नहीं हो सकता, जो अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, वो किसका पार्ट है? वो लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल का पार्ट है। वो लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल का पार्ट है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? इसकी बात जैसे हम लोगों ने करी, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स बहुत ज़्यादा इनको टाइम लग सकता है क्योंकि अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। बताओ, पता लग गया? हाँ, दोबारा एमिट कर करके वो जो जाते हैं। और भी हम जानेंगे इसके बारे में, तो पूरा चैप्टर है ये, और भी चीज़ें आएंगी आगे। लेकिन इतना समझ में आ गया पहले बेसिक लेवल से। मैं अभी बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर बताना नहीं चाह रहा आपको लाइमस्टोन से रिलेटेड, अभी वो आगे आ जाएगा और भी चैप्टर्स हैं इससे रिलेटेड। लेकिन अभी के लिए पहले बताओ, इतना समझ में आया? ठीक है, वरना फिर एकदम से सारी चीज़ें एक ही बार में बता दूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस डायग्राम को एक बार ध्यान से जब रिवीजन करने बैठो तो देख लेना। ये सारे के सारे एरोज जो है ना, अपने आप आपको चीज़ें समझा देंगे। अब जैसे देख रहे हो प्लांट की जो रूट्स हैं, वहाँ से जो रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू भी CO2 जाता है एटमॉस्फेयर में। अभी एक एक एरो जो जा रहा है ना, एक एक एरो के ऊपर एक एक क्वेश्चन मान लो अपने दिमाग में। एक एक क्वेश्चन मान लो, हर चीज़ से नहीं बन सकता क्वेश्चन। अब नॉर्मल जैसे मतलब मान लो किसी को कुछ भी नहीं पता है, मैं साइंस साइड से नहीं हूँ, तो जब मैंने भी जब इसको देखा तो मुझे नहीं पता था कि अच्छा यार ये प्लांट की जो रूट्स हैं, ये जब रेस्पिरेशन करती हैं यहाँ से भी CO2 निकल जाता है एटमॉस्फेयर में। वाओ, मैं कहा वो रिलीज़ कर देती हैं, इसका मतलब मैंने कहा मेरे को तो लगता था सिर्फ इनटेक ही इनटेक करते रहते हैं प्लांट्स। ऐसा नहीं होता, लेकिन वो कार्बन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लॉस्ट भी होता है। मतलब प्लांट्स को तो चाहिए, प्लांट्स तो जितना चाहें वो बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किचन में जितनी सारी चीज़ें आई हैं खाना बनाने को, कि जब कोई चीज़ एक्सपायर हो भी जाएगी तब भी हम उसे नहीं फेंकेंगे। या खाना, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं ना कि जैसे रूट, जो रूट रेस्पिरेशन चल रही है प्लांट्स की या किसी भी ट्री वगैरह की, उस प्रोसेस में हम इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना कि खाना कभी कभार जब ज़्यादा बन जाता है तो अब अगली सुबह थोड़ी ना खाएंगे उस बासी खाने को, तो वो लॉस्ट हो गया। CO2 आप जानते हो ना, मतलब प्लांट्स के लिए वरदान है, खाना बिना इसके नहीं बन सकता इनका, जानते हो ना ये चीज़। लेकिन रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो लॉस्ट हो जाता है, वो हवा में चला जाता है वो। हम और लोगों को, हमें तो यही लगता है ना कि प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन ही बाहर निकालते हैं, है ना, यही लगता है ना हमें। लेकिन रूट रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू CO2 भी निकल जाता है बाहर, और वो डायरेक्ट उसमें जाता है एटमॉस्फेयर में। जैसे ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स वगैरह से, लेकिन अगर हम किसी फॉरेस्ट जाएंगे तो क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही जा रहा है हमारे अंदर? सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है? मान लिया पूरी ग्रीनरी है, सब कुछ है, मतलब एक सिंगल सी मतलब कार्बन नहीं जाएगा हमारे अंदर, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल एक सिंगल मात्रा भी नहीं। ये तो कोई नहीं कह सकता ना, क्योंकि हवा का तो वो तो पार्ट ही है। बताओ, समझ में आया? इसलिए बड़े सारे इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, आपने देखा होगा ना कि जो अगर विद इन द रूम, अगर जैसे किसी का कोई काम है, ऑफिस वर्किंग लोग हैं, तो विद इन द रूम भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जो कि इंडोर वातावरण को ठीक रखते हैं, आपके घर के अंदर, कमरे के अंदर। इन द सेंस के ठीक रखते हैं, इन द सेंस ये बोलना चाहता हूँ कि
वो पॉल्यूशन वगैरह इतना होने नहीं देते घर के अंदर, और फ्रेश ऑक्सीजन आपको मिलती रहती है। तो इंडोर प्लांट्स जो हैं आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, इसी वजह से कि लोगों को जो रियलाइजमेंट हो रही है, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग हैं जिनको पूरे दिन बिल्कुल कुछ काम ही नहीं है, एंड दे वांट फ्रेश एयर, और वो फिलिप्स की एयर प्योरीफायर वगैरह नहीं लगाना चाहते, तो वो इंडोर प्लांट्स रख लेते हैं अपनी टेबल वगैरह पे, अपने रूम में आसपास। बताओ, सब कुछ समझ में आया? कुछ और समझना है यहाँ पर, इतना यहाँ तक जब तक मैंने बताया? ठाकुराइन, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं ना, ठीक है। शाइनी, जैन, शैली, ठीक है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।